नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर है एक ऐसा शो जो आपकी कमाई बढ़ाता है। हम आपको यहां पर बताते हैं पर्सनल फाइनेंस की वो खास बातें जो आपको आपकी पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए गोल्स को पूरा करने में मदद करती है। तो हमारा एक खास शो योर मनी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जिंदगी के हर कदम पर पैसों की जरूरत के लिए किसी भी तरह की प्लानिंग हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो योर मनी में ना सिर्फ हम आपको बचत करना बताते हैं, बल्कि अपनी बचत को कैसे आप बड़े मुनाफे में कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो अगर आप भी योर मनी में अपने कोई सवाल हैं जो लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। उससे भी आसान तरीका 7045220000। व्हाट्सएप कर दीजिए अपना सवाल, ज़्यादा आसानी से हमारे पास पहुंच जाएगा। इसके अलावा योर मनी फेसबुक और एक्स पर लाइव भी है, यानी जो लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं सीधे सवाल कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। हालांकि यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, सो बेटर है आप मैसेज करें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे या फिर मेल करें, वो दोनों ही आप लंबे कर सकते हैं। वैसे आप सीधे कमेंट बॉक्स में भी पूछेंगे तो हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। राइट, तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं फिनसेफ इंडिया की फाउंडर और डायरेक्टर मृन अग्रवाल। मृन, बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और आज आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, अपने दर्शकों को समझाएंगे और उनके सवाल भी लेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक ऐसा टॉपिक जो दर्शक अगर जानते हैं, समझते हैं, तो उनको उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत मदद मिलती है। और आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट की, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने गोल्स तो बनाते हैं, लेकिन कि उनको 10 साल बाद इतने पैसों की ज़रूरत होगी, उतने पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन कई बार वो इस बात को भूल जाते हैं कि 10 साल बाद इन्फ्लेशन कितनी होगी, महंगाई की दर कितनी होगी। उस हिसाब से आपको अपने गोल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 5 रुपये सोच के चल रहे हैं, हो सकता है उस समय आपको 25 रुपयों की ज़रूरत हो। उदाहरण के लिए मैंने बात कही। राइट, तो मृन, कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये इन्फ्लेशन वाला फैक्टर छोड़ देते हैं तो शायद आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही बेकार है। आई थिंक आप म्यूट पर हैं। गुड इवनिंग विपिन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम इन्फ्लेशन को अकाउंट में नहीं लेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए, तो हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग ही गलत हो जाएगी। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे शोज पर भी सवाल आते हैं, इन्वेस्टर्स भी मेरे को फोन करते हैं कि अगर हमें ये अमाउंट के लिए बचाना है, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है इन्फ्लेशन, वो भूल जाते हैं, उसको अकाउंट करना भूल जाते हैं। सो जस्ट टू गिव अ स्मॉल एग्जांपल, काफी काफी लोग कहते हैं कि हमें 2 या 3 करोड़ रुपए 10 साल में जमा करने हैं, और मतलब वी वांट टू हैव अ कॉर्पस ऑफ अबाउट 2 to 3 crores in 10 years। बट व्हाट दे रियलाइज इज कि ये जो 2 करोड़ की जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये 10 साल के बाद करीब 3.5 करोड़ हो जाएगा। और अगर हम 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये 20 साल के बाद करीब 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। राइट, तो अगर हम ये हिसाब से लेके चलेंगे कि लेट्स से कि हमें 10 साल में हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए और हम उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये जो 2 करोड़ की वैल्यू है वो 3.5 करोड़ है, तो फिर हमारे पास बिल्कुल कम अमाउंट रहेगा उस समय। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है फाइनेंशियल प्लानिंग में जो लोग अक्सर करते हैं। बहुत जरूरी है कि आप एक कैलकुलेटर यूज कीजिए जिसके जरिए आप करेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। और बहुत सारे फ्री कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं। दे आर कॉल्ड एज गोल कैलकुलेटर, ड्रीम कैलकुलेटर, अलग अलग नाम से हैं, बट टिपिकली अगर आप गोल कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं, विच इज व्हाट इज द करंट वैल्यू नाउ एंड व्हाट इज द इन्फ्लेशन। सो अब इसमें आपको इन्फ्लेशन सही भरना पड़ेगा। अगर आप रिटायरमेंट के हिसाब से सोच रहे हैं तो 6% ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल एजुकेशन के हिसाब से ले रहे हैं, द टिपिकल इन्फ्लेशन इज अबाउट 8 to 9%। तो आपको करेक्ट इन्फ्लेशन नंबर भी डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो आउटपुट है कि कितना आपको निवेश करना है हर महीने ये गोल पाने के लिए, उसके लिए ये सब फैक्टर्स आपको सही से भरने पड़ेंगे। एंड एक और चीज, ऑफ कोर्स, ये इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चूज करने पड़ेंगे
जो ये इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। तो अक्सर जैसे अगर हम बच्चों की पढ़ाई कोई एग्ज़ाम्पल ले लें, तो मैंने देखा है कि अक्सर लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या चाइल्ड प्लान्स चूज़ करते हैं, जो ये 8 to 9% का जो इन्फ्लेशन है वो बीट नहीं कर सकता है। तो ये सब बातें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब अगर आपको सही अमाउंट जमा करना है और सही अमाउंट चाहिए अपने गोल के लिए, तो ये सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि ये तो एक ऐसी गलती हुई कि अगर कभी हो गई तो फिर आप उसको उस समय जाके तो करेक्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तो वक्त निकल चुका होगा जब आपका पैसा ग्रो हो रहा था। यहाँ पे मृण कोई आसान तरीका या कोई ऐसी फॉलोअप लाइन या कोई ऐसी चीज, आपने कहा कुछ कैलकुलेटर्स हैं अवेलेबल, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन कुछ आप अगर एग्जांपल से हमें बता पाएं छोटा मोटा, जिससे दर्शक इजीली समझ जाएं कि कैसे उनको सोचना है, थॉट प्रोसेस कैसे बनानी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना इन्फ्लेशन है। अगर हम चिल्ड्रन एजुकेशन का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसमें करीब इंडिया में करीब अभी 8 से 9% का है, तो लेट्स से हम लोग 8% लेके चलते हैं। तो पहले तो ऑफ कोर्स आपको खुद ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन में। तो बट एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना जो गोल का करंट वैल्यू है, वो भी आपको ठीक से डिसाइड करना है। काफ़ी बार मैं देखती हूँ कि लोग अपना गोल का वैल्यू सही नहीं करते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ चाहिए, बट आपने ये नंबर कैसे बनाया है, राइट? सो ये जो आप गोल का जो नंबर सोच रहे हैं, उसके लिए भी आपको मतलब एजुकेशन का देखकर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब आप रिटायरमेंट के बारे में कर रहे हैं, देन दैट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सपेंसेस, राइट? सो 2-3 थिंग्स बिफोर यू यूज द कैलकुलेटर, कि आप सही से एस्टिमेट कीजिए कि आपका फाइनेंशियल गोल करंट टाइम में उसकी कितनी वैल्यू होगी, और दूसरा इन्फ्लेशन कितना होगा। कैलकुलेटर यूज कीजिए, एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपना फाइनेंशियल इन्फ्लेशन बीट करना है, देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंस्ट्रूमेंट्स विच बीट इन्फ्लेशन। आप मतलब इवन अगर आप एजुकेशन के बारे में देख रहे हैं, यू कैन नॉट थिंक कि हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करेंगे या हम पॉलिसी ले लेंगे, क्योंकि ये सब वो 8% इन्फ्लेशन को बीट नहीं करते हैं। जी। तो ये ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि कैसे एक तो आप इन्फ्लेशन को समझेंगे, उसे एडजस्ट करेंगे, और फिर अगर आप समझ गए तो कैसे उसे बीट करेंगे, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीजें यहाँ पर इनलाइन करनी होगी, आपको अपना गोल रियलिस्टिक बनाना होगा, समझना होगा कैसे वो काम करेगा, कितना वक्त आपके पास है, कितनी कमाई आपकी है, कितने खर्चे आपके हैं, और फिर उसमें बढ़ती हुई महंगाई, उसका एडजस्टमेंट, तभी आप अपने गोल को सही मायनों में प्राप्त कर पाएंगे। राइट, होप सो कि दर्शक इस महीन पॉइंट को थोड़ा समझ पाए होंगे। आगे आपके मन में अगर कोई सवाल हो जरूर भेजिएगा हमारे पास, फिर हम अगले एपिसोड्स में उनको लेने की कोशिश करेंगे। अब हमारे कॉलर्स आ गए हैं फोन लाइन पर। कमलदीप सिंह हैं हमारे पहले कॉलर, बरनाला पंजाब से। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर जी, मैंने भेजा है, आप मेरा पोर्ट है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। आप तो फिर अब ये बताएं कि आपका लक्ष्य क्या है और क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं आपको पोर्टफोलियो बता देता हूं यहाँ पे लोगों को, लेकिन आप लक्ष्य बताएं। 50 लाख है आज के हिसाब से, 50 लाख। आप आज के हिसाब से 50 लाख, तो चलिए आपने शायद एक और क्वेश्चन आएगा, बड़े डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ फंड एंड वैल्यू फंड। हाँ जी, वो भी बता देंगे ग्रोथ और वैल्यू फंड में क्या अंतर है, जरूर। तो चलिए, पहले तो आपने अच्छा कहा, आज के हिसाब से 50 लाख चाहिए ना। आप जो अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग में भी है। तो चलिए कमलदीप साहब का यहाँ पर हम पहले तो थोड़ा पोर्टफोलियो देख लेते हैं। मौजूदा निवेश जो है 36,000 रुपए का है, SIP करते हैं हर महीने। ये रहे महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में 5,000, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड में 10, जेम फ्लेक्सी कैप में भी 10, SBI कॉन्ट्रा में 6, क्वांटा स्मॉल कैप में 5,000 रुपए। इस तरीके से 36,000 रुपए की आप जो SIP हर महीने करते हैं। अब अलग अलग है, बैलेंस के लिए आप पूछ रहे हैं कि कैसे करें, क्या नहीं करें। और यहाँ पर जो आपका लक्ष्य है वो है कि आपको चाहिए कितना, सर बोला आपने 50 लाख रुपए, राइट? हाँ जी। ठीक है जी। तो राइट, अब हम मृण जी से पूछते हैं कि मृण जी, एक तो इनका पोर्टफोलियो और
जितनी अवधि इन्होंने दी है, जितना अब तक किया है, 42 साल के हैं आप, और जो लक्ष्य इन्होंने सोचा है क्या वो पूरा होगा? और जो हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन वाली, क्या वो फैक्टर्ड इन है यहाँ पे? तो जैसे कि आपने कहा कि आपको 10 साल में 50 लाख चाहिए, विच इज करीब 90 लाख से 1 करोड़ की वैल्यू हो जाएगी। आपका हो जाएगा अगर हम 12% का रिटर्न अज्यूम करते हैं जो आपकी सिप चल रही है, तो उससे आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। दूसरा, आपने पूछा कि ग्रोथ एंड वैल्यू में क्या अंतर होता है। तो जो वैल्यू फंड्स होते हैं वो बेसिकली ऐसे शेयर खरीदते हैं जो अभी लोअर वैल्यूएशन पर हैं, और मतलब जिनके बढ़ने की संभावना है। और जो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं वो ऐसे हैं जो अभी हाई ग्रोथ पाथ पर हैं। और अब जैसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स में डिविडेंड बहुत कम होता है, बट वैल्यू स्टॉक्स में डिविडेंड कम होता है। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि वैल्यू स्टॉक्स जो होते हैं उनका जो वैल्यूएशन है कंपेयर्ड टू द बेंचमार्क वो लोअर रहता है, बट दीज आर स्टिल कंपनीज विद वेरी वेरी गुड फंडामेंटल्स एंड गुड इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। ऑफ कोर्स वैल्यू फंड्स जो होते हैं वो कम वॉलेटाइल रहते हैं। जो ग्रोथ फंड्स रहते हैं वो काफी वॉलेटाइल रहते हैं, राइट। अब आप अगर हम आपका पोर्टफोलियो देखते हैं तो इसमें आपके पास एक स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, कॉन्ट्रा एंड क्वांट। सो एक्चुअली मैं ये थोड़े जेएम फ्लेक्सी कैप फंड से इतना सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये फंड ज़्यादा वॉलेटाइल है। और इस कैटेगरी में जो सबसे अच्छा फंड मुझे लगता है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। सो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जेएम से पराग पारेख में शिफ्ट कर लीजिए। एंड जो पराग पारेख का जो फंड है उसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स का एक्सपोजर भी है। दूसरा, आपके पास 2 क्वांट के फंड्स हैं, एक है क्वांट फ्लेक्सी कैप और एक है क्वांट स्मॉल कैप। तो इन दोनों फंड्स में करीब 26% का ओवरलैप है। इसका मतलब ये है कि दोनों फंड्स में सेम स्टॉक्स हैं 26% तक, राइट। सो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। अभी अभी आप बने रहें, बट इसको आप थोड़ा मॉनिटर कीजिएगा जरूर। चलिए, तो भाई साहब, सिंह साहब, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से मृण जी ने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए। क्या एडजस्टमेंट करने हैं, कहाँ आपके किस फंड में कितनी ओवरलैपिंग हो रही है, आपने जो 2 फंड्स कैटेगरी के बीच में डिफरेंस पूछा था वो भी समझा दिया। अब ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें, एंड आई होप आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आगे कोई और दिक्कत आए, क्योंकि लंबा एक पूरा टेन्योर होता है, छोटा मोटा वक्त नहीं लगता इसमें, तो आप कभी भी बेझिझक हमसे फिर से सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दीपक साहब है अब हमारे साथ फोन लाइन पर। दीपक जोशी साहब पुणे से कॉल कर रहे हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज बताइए, क्या आपका इन्वेस्टमेंट है, क्या लक्ष्य आप सोच रहे हैं, कितना वक्त देना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। तो यस, सो मेरा 18 to 20 ईयर्स का पीरियड है और मेरा लक्ष्य है 1.5 CR का। तो अभी मेरे पास मेरा ये लार्ज एंड मिड 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल 1600, टाटा डिजिटल 1000 और पराग ELS जो टैक्स के लिए मैंने रखा है वो 1000 और कॉन्ट मल्टी एसेट 1000 है। तो एक्चुअली मैं सर 5000 और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैंने उसके लिए आई थिंकिंग की पराग फ्लेक्सी और मैं एक निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है वो परचेज करना चाहता हूँ। और एक जो मैं मफांग बोल के इक्विटी है, मैंने आप ही के शो पे सुना था, मफांग की इक्विटी के अगेंस्ट में एक म्यूचुअल फंड में कोई SIP भी है जो हम कर सकते हैं, वो बेटर है बिकॉज ऑफ द वो लो वैल्यूएशन पे मिल रहा है। मफांग 94 पे एवरेज पे है अभी। तो मैं आपकी इसके लिए एडवाइस चाहूँगा। ठीक है जी। तो मैं अगर सही समझ पा रहा हूं तो आपने कुछ 8 डिफरेंट फंड्स में निवेश किया हुआ है, राइट? करेक्ट। ठीक है, और कई जगह 500-500 रुपए भी हैं। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी। मृण साहब, तो देखिए, इनका लक्ष्य भी इन्होंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, बस ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत छोटे छोटे अमाउंट मल्टीपल फंड्स में थोड़े बिखेर के रखे हैं। क्या ये सही स्ट्रेटेजी है, या जो लक्ष्य पाना चाहते हैं उसके लिए इनको थोड़ा कंसोलिडेट करना होगा? बिल्कुल, उनको कंसोलिडेट करना हो गया। देखिए, ये 7-8 फंड्स पोर्टफोलियो में रखकर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। इनफैक्ट इट कॉजेज मोर हार्म देन गिव्स यू अ बेनिफिट, ठीक है। तो अगर अभी हम देख रहे हैं कि आपके पोर्टफोलियो में यू हैव ELSs, यू हैव अ सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड व्हिच इज टाटा डिजिटल फंड। पहले तो मैं कोई भी थीमेटिक या सेक्टर फंड बिल्कुल ही रेकमेंड नहीं करती हूँ।
वो इसीलिए क्योंकि जो भी थीम है या जो भी सेक्टर है, अगर आप ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इन स्ट्रैटेजीज के जो हाई कन्विक्शन स्टॉक्स हैं वो वैसे भी जो दूसरे ब्रॉड बेस्ड फंड्स हैं वो उसमें ऑलरेडी होंगे, राइट? सो इसीलिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आप ये टाटा डिजिटल से एग्जिट कीजिए। नाउ सेकंड थिंग इज, आपने पूछा है कि आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है। सर्टेनली ये तो मेरा टॉप रिकमेंडेशन है, बट आपके पास पराग पारिक ईएलएसएस ऑलरेडी है and the overlap of stocks between Parag Parikh FlexiCap and ELSS is 65%, right? तो आप डिसाइड कीजिए, या तो आप ELSS में कीजिए या आप ELSS से निकलकर फिर आप FlexiCap में कीजिए। आई डोंट नो आपका ELSS का लॉक इन कितना है। दूसरा है, अगर आप ELSS में कर रहे हैं देन यू शुड रिमेंबर कि उसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा। सो ऑल आई एम सेइंग इज दैट बिटवीन पराग पारिक FlexiCap एंड पराग पारिक ELSS आपको एक फंड चूज करना पड़ेगा। Now, it doesn't make sense to have so many FlexiCap funds. So I will say DSP FlexiCap में से आप exit करके जो भी पराग पारिक में डाल सकते हैं। दूसरा आपने पूछा कि which is a good index fund. So अभी index funds में भी इतनी सारी categories available हैं। मेरा recommendation है कि आप simple Nifty 50 index fund में ही निवेश कीजिए। जो दूसरी हैं लाइक फॉर एग्जांपल आजकल फैक्टर बेस्ड फंड्स काफी आ गए हैं, जैसे लो लाइक मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी और निफ्टी नेक्स्ट 50। यू डोंट नीड टू लुक एट ऑल ऑफ दीज। आई थिंक जस्ट सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इज अ गुड आइडिया। लास्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है वो ये है कि ये MA फैंग, आई थिंक ये आप मेरे एसेट फैंग फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये एक फंड है विच इज concentrated I think in 10 stocks, right? अगर आपको international exposure लेना है टेक्नोलॉजी स्पेस में, you can do it through a Nasdaq 100 fund। मोतीलाल का Nasdaq 100 ETF अच्छा है, सबसे बड़ा फंड भी है इस कैटेगरी में। तो अगर आप इंटरनेशनल टेक स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, you can do it through the Motilal Nasdaq 100 ETF। So main thing you have to remember is now 3 things I'll summarize। कि पहले तो जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 3 करोड़ तक बढ़ सकते हैं, बट जो आपका लक्ष्य है उसके हिसाब से आपको करीब 5-6 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, थोड़ा कंसोलिडेशन कीजिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स रिड्यूस कीजिए, थीमेटिक फंड निकालिए पोर्टफोलियो से, और अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है तो यू कैन डू इट इन अ Nasdaq 100 फंड। राइट दीपक जी, बहुत ज़्यादा विस्तार के साथ मृण मैम ने आपकी सारे सवालों के जवाब दे दिए, और जैसा जो चेंजेस उन्होंने कहा है कि अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसमें कुछ बड़े चेंजेस आपको अपने पोर्टफोलियो में करने होंगे, इन्वेस्टमेंट टोटल जो अमाउंट है उसमें करना होगा, और उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाना होगा। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगेन, जैसा मैंने अन्य दर्शकों से भी कहा कि इसके आगे भी, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक लगातार होने वाली चीज़ है, वक्त वक्त पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना होता है, वक्त वक्त पे चीज़ें बदलनी भी होती हैं, मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो आप लगातार हमसे संपर्क में रह सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार सवाल हो गया तो दोबारा अब नहीं होगा, और जानकारी ले सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि सवाल होता है एक, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग कई लोगों की उसके साथ हो जाती है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के सॉल्यूशंस, और हमारे साथ मृण जी बनी हुई हैं राइट आपके सवालों के जवाब देने के लिए। प्रमोद शुक्ला जी है अब हमारे अगले कॉलर। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज बताइए क्या पोर्टफोलियो है, किस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं, कितनी बचत करना चाहते हैं, और क्या लक्ष्य जो हासिल करना चाहेंगे। हेलो। हेलो। हाँ प्रमोद जी, बताएं प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, मैं जानना चाहता हूँ क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है। हाँ जी, तो थोड़ा आइडिया दे दूं यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो का कि 20 से 22 साल अच्छा खासा वक्त दिया आपने, उसमें 5 करोड़ का लक्ष्य, 30,000 की मौजूदा SIPs हैं जो अभी आपके सामने होंगी, 6,000 रुपए 5 फंड्स में, क्वांट, लार्ज एंड मिड कैप,
पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक मल्टी कैप फंड। इस तरीके से 30,000 रुपए 20-22 साल आपने रखे हैं अपने लिए। मेन सवाल मृण जी इनका ये है कि एक तो क्या फंड का सिलेक्शन सही है, और साथ में ये एडिशन सवाल कि 20-22 साल आप अभी फिलहाल 30,000 की SIP 5 करोड़ पॉसिबल है? तो एक्चुअली व्हाट आई विल से इज कि जो इन्होंने 30,000 ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये करीब 2.5 करोड़ तक बढ़ सकता है 20 साल में। पोर्टफोलियो तो इनका अच्छा है, पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि जो हमारा लक्ष्य होता है, और मैं अधिकतर यही देखती हूँ आजकल कि लोग SIP कर रहे हैं, बट जो अमाउंट कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन अकाउंटेड नहीं है। दूसरी एक और चीज़ मैं बहुत देख रही हूँ आजकल, वो ये है कि सब लोग सोच रहे हैं कि अब हमने 5-6 म्यूचुअल फंड में बस निवेश कर लिया, तो अब हम किसी और चीज़ में भी निवेश करेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि ये जो अमाउंट्स, हमारे जो गोल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, एंड ऑब्वियसली हमें इसकी ज़रूरत भी है। तो इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम फंड सही से चुनें, 5-6 फंड चुनें और उसमें हम बने रहें। मार्केट में बहुत ऐसे वैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट्स आते रहते हैं। आजकल मैं देखती हूँ कि जो स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो सीधे उनको FNO या ट्रेडिंग में जाना है। सो आई विल स्टिल से कि आप थोड़ा अमाउंट बढ़ाकर आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम बहुत लंबा है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि सही से फंड चुनें और वो फंड में फिर बने रहें, और इधर एग्जिट मत करें कि मतलब अब ये स्टॉक बास्केट आ गया या कुछ और आ गया और इसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। जी चलिए, तो मोटा मोटा प्रमोद जी सही है आपका फंड सिलेक्शन, और उसमें क्या होना चाहिए जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट, आज जिसका हमने अच्छा खासा लंबा डिस्कशन भी किया, पूरा शो सुनिएगा ज़रूर फेसबुक या एक्स पर जाकर, सोशल मीडिया पर, तो आपको ज़रूर जानने को मिलेगा कि उसका महत्व कितना है। बहरहाल जो बातें पूनम जी ने, माफ़ कीजिए मृण जी ने जो बताई है प्रमोद जी, वो आपने नोट की होगी, और आपके लिए शुभकामनाएं कि भविष्य में आप अपने लक्ष्य को अच्छी तरह से हासिल करें। राइट, अब एक ईमेल ले लेते हैं। एकता शर्मा देहरादून से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। म्यूचुअल फंड में निवेश पर सलाह चाहती हैं। 10 साल में 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य है अभी, क्योंकि ये शुरुआत कर रही हैं शायद, और पूछती हैं आगे कि एक मुश्त निवेश अच्छा है या फिर SIP करना चाहिए, और ये भी पूछ रही हैं कि ये जो वक्त है, क्या ये एक मुश्त निवेश के लिए सही है। बहुत ज़्यादा जानकारी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन थोड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन है मृण जी। हाँ, तो बेसिकली इनको जो अमाउंट इन्वेस्ट करना है दैट इज 90,000 रुपीज पर मंथ। दूसरा, देखिए, अगर आपको लमसम करना है या आपको SIP करनी है, ये आपके कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर आपको लमसम इन्वेस्ट करना है देन यू हैव टू इन्वेस्ट 50 लाख। ऑफ कोर्स इसमें हमने एक्चुअली इन्फ्लेशन नहीं लगाया है इन एस्पेक्ट्स में। तो ये अभी ये लमसम अगर आप करने की सोच रहे हैं, तो एक चीज बहुत जरूरी है कि आपको लंबे समय तक बने रहना पड़ेगा। 10 से 15 साल तक तो आपको बने रहना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही सेट कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको SIP करनी है या आपको लमसम करना है। बाकी अपने फंड्स के बारे में पूछा है कि कौन से फंड्स में निवेश कर सकते हैं, और 10 साल के लिए सिंस आपने कहा है, फ्लेक्सी कैप फंड्स अच्छे रहेंगे, जिसमें ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट है पराग पारेख। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी अच्छा रहेगा, कुछ ICICI या HDFC, एंड यू कैन ऑल्सो लुक एट वन मिड कैप विच इज मेरे मिड कैप या कोटक इमर्जिंग इक्विटी। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकती हैं। जी चलिए, तो एकता, आई होप आप हमें सुन पा रही हो, या जब भी हमें सुने तो ये सारी बातें जो मैम ने बताई उनको आप जरूर ध्यान रखें, और आपको ऑल द बेस्ट है। नाउ राइट, मृण जी जाने से पहले आपके टॉप 4 फंड्स। सो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे मिड कैप, ICICI Pru निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड ICICI शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड। राइट, तो ये 4 फंड आपके सामने जो मृण जी की टॉप चॉइस है। कोई भी इन्हें
शुरुआत करने वाला, मिडवे कोई हो या अभी किसी एक लेवल पे खड़ा हो, कोई भी इन्हें चूज कर सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड उन्होंने ये 4 फंड यहाँ पर रखे हैं जिससे हर तरह का एसेट एलोकेशन आपको होता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया अमृत मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और इनफैक्ट ये इन्फ्लेशन पर इतनी अच्छी चर्चा की, क्योंकि जब तक, जैसा हमने शुरुआत में भी कहा, इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं करेंगे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में, फाइनेंशियल प्लानिंग अधूरी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शो पर पधारने के लिए, और सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, आपने हमारा कार्यक्रम देखा। आप हमें लिखते रहिए, अपने सुझाव भेजते रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए, हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में कई सालों से मदद कर रहे हैं, बदस्तूर ये सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इजाजत लेंगे, नमस्ते।